नमस्कार सभी को द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे देश में जो संविधान में उल्लेख दिया हुआ है संघीय व्यवस्था के जो नियम कानून हमारे देश में उल्लेखित किए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, उनका जो उल्लेखन तो किया गया है, लेकिन साथ ही उसका व्यावहारिक रूप से पूरे देश में जो पालन किया जाना चाहिए वो बहुत आवश्यक होता है। और इसी का पालन हमारे देश में बखूबी रूप से किया गया और एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र हमारे देश में संचालित है। तो उसका श्रेय जाता है हमारे देश की लोकतांत्रिक चरित्र को, इसके बारे में पढ़ा था। और कुछ 3 मुख्य बिंदु थे जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में एक संघीय व्यवस्था है वो कैसे सफल हो रही है। पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में पहले पॉइंट पर चर्चा की थी, भाषाई राज्यों के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से हमारे देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया और देश का पुनर्गठन किया गया, और किस तरह से उस भाषा के आधार पर राज्यों का जो बंटवारा हुआ उससे हमारे संघीय व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो इस वीडियो में अगले 2 पॉइंट्स, भाषागत नीति, हमारे देश की जो भाषागत नीति रही है, भाषा को लेकर जो पॉलिसी रही है उसके बारे में, और शुरू से आज़ादी से लेकर वर्तमान तक जो केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध रहे हैं उन संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो संघीय व्यवस्था के संचालन में बहुत ही मददगार रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाषागत नीति की बात करते हैं। भाषागत नीति का मतलब यह है कि आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश के राजनेताओं का भाषा को लेकर क्या उनकी नीति रही, भाषा को लेकर उनकी क्या पॉलिसीज रही, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, ये पढ़ना क्यों आवश्यक था और ऐतिहासिक रूप से भाषा हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसको समझते हैं। हमारा देश जो है वो विविधता में एकता भरा देश है, जहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार की संस्कृति के साथ में कई तरह की भाषा, जिनके साथ में लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। इसलिए भाषा नीति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारे देश के संघवाद को बनाए रखने के लिए। इसलिए क्या हुआ कि हमारे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको गांठ बांध लेना है, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। आप किसी से भी वर्तमान में पूछेगा कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो 100 में से 50-60 लोग जो होते हैं, 100% में से 60% जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इनफैक्ट कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, सभी तरह के कल्चर, सभी तरह की संस्कृति, भाषाओं को सम्मान देने वाला देश है, और हमारा जो सेंट्रल है, हमारा जो केंद्र है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हमारा केंद्र जो है वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है, तो किसी एक भाषा को वो किसी एक भाषा को खुले रूप से वो सपोर्ट नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो बाकी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, बाकी भाषा बोलने वाले जो राज्य हैं, उनकी जो सम्मान है, उनकी जो भावनाएं हैं अपनी भाषा को लेकर, वो आहत होंगी, और जिससे क्या होगा कि देश में कहीं ना कहीं एक बेगानेपन का, उन पर्टिकुलर भाषा बोलने वालों को कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है, कहीं ना कहीं एकता को चोट पहुंच सकती है हमारे देश को। अब इसको फेडरलिज्म के साथ में, संघवाद के साथ में जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संघवाद है। संघवाद का मतलब यह है कि अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, बांटा गया है देश को अलग अलग भागों में। तो इसीलिए ही जब संघवाद है, तो संघवाद के चलते हमने देश को बनाए भी रखना है। जब हमने शक्तियों को बांटा है, जब एक से अधिक स्तर पर हमने अधिकार प्रदान किए हैं, देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, तो जब हमने भाषा के आधार पर राज्य तो बांट दिए, लेकिन जब केंद्र किसी एक ही भाषा को प्रमोट करेगा, किसी एक ही भाषा को सबसे ऊंचा रखेगा, किसी एक ही भाषा को कहेगा कि हमें यही भाषा बोलनी है, यही भाषा में काम करना है, तो बाकी जितनी भी भाषाएं हैं जिनके आधार पर अलग अलग राज्यों को बांटा गया है, उन राज्यों को, उन भाषा बोलने वालों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस वजह से ये चीज़ नहीं की गई कि इसी एक भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे, दूसरी सारी भाषाएं, दूसरी सारी जो लैंग्वेज है वो उसके नीचे रहेंगी। तो ये संघवाद को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था और बहुत ही कारगर निर्णय था, जो आज बहुत ही सही निर्णय माना जाता है। तो अब एक सवाल उठता है, तो क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है? अब आपने ये जाना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी है क्या? और अगर हिंदी नहीं है तो राष्ट्रभाषा क्या है? और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो वो हिंदी क्या है, इसको समझते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की राजभाषा है। 40% लगभग, जो 40% जो लोग हैं वो हमारे देश में हिंदी बोलते हैं।
तो हिंदी को राजभाषा तो मान लिया गया। राजभाषा का मतलब यह है कि प्रशासनिक जो भाषा होगी, हर तरह के जो प्रशासनिक काम चलेंगे, गवर्नमेंट काम चलेंगे, उसमें हम राजभाषा का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग करेंगे। हिंदी का प्रयोग करते हुए हम सारे कामकाजों को चलाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर भी समस्या यही थी कि हमारे देश में सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं लगभग में। तो बाकी के 60% लोग कौन हैं जो कि इंग्लिश भाषा का अमूमन उपयोग करते हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है उनका उपयोग करते हैं, अपनी अपनी जो सांस्कृतिक भाषाएं अलग अलग तरह की, जैसे गुजराती हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गया, और बिहार में बिहारी भाषा, और अलग अलग तरह की कई ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग वो करते हैं। तो उस समय क्या करना, जब कोई ऐसा समुदाय है या कोई ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों को हिंदी का जो मूल ज्ञान होता है वो भी नहीं हो, तो इसमें क्या हुआ कि संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो इसी के चलते, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इसी वजह से हिंदी के साथ में 21 और दूसरी ऐसी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिनको कई राज्यों में बहुत ही बड़े समुदाय द्वारा बोला जाता है, इसलिए उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान हमारे संविधान में दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्त वह इसे विकल्प के रूप में चुने। और इसी वजह से क्या हुआ, देखिए हमारा केंद्र जो होता है वो सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है, सभी भाषाओं को वो समान रूप से सम्मान भी प्रदान करता है। तो इसी के चलते क्या हुआ कि अगर हम सेंट्रल लेवल की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, हम केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम ले लें, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम है, रेलवे का कोई एग्जाम है, तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, केंद्र स्तर पर होते हैं। तो केंद्र स्तर पर अगर किसी भी पद के लिए हमें एग्ज़ाम देना है, हमें एग्ज़ाम लिखना है, हमें परीक्षा देनी है, तो हम किसी भी इन 21 भाषाओं और हिंदी, इनमें से किसी भी भाषा का चुनाव हम हमारे फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हम उस भाषा को चुनते हैं तो हम उसी भाषा में वो परीक्षा दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे होता क्या, अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, आप किसी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, तो नॉर्मल है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर भाषाओं को थोपा जा सकता है, लेकिन हमें हमारे देश में इतनी स्वतंत्रता मिली है कि अगर हम हिंदी के अलावा भी कोई एक भाषा जानते हैं तो हम इन 21 भाषाओं में से अगर हमारी कोई भाषा है तो उसी भाषा में हम एक परीक्षा, हम केंद्र लेवल की भी परीक्षा हम दे सकते हैं। ये हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं व्यवस्था है, और एक बहुत ही अच्छा एकता का संदेश इससे हमें मिलता है कि किसी को भी भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। भाषा कोई भी हो चलेगा, ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान आवश्यक होता है। और इसके साथ में क्या हुआ कि राज्यों की भी अपनी राजभाषा है। इसके साथ में क्या हुआ कि राज्यों को भी अधिकार दिया गया। हमारे देश की जो राजभाषा है वो तो हिंदी है, प्रशासन में जो काम चलेगा वो हिंदी में चलेगा। साथ ही स्टेट्स को भी बोला गया कि आप भी अपनी राजभाषाएं चुन सकते हैं, आपको भी प्रशासनिक कार्य में अगर किसी राजभाषा को प्रायोरिटी देनी है, अगर प्राथमिकता देनी है तो आप भी दे सकते हैं, आप भी किसी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं हिंदी तथा अंग्रेजी। देखो इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है वो शुरू से बना हुआ है, आज का नहीं है। क्यों, इसका एक रीज़न है, आप सभी जानते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारा देश जो है वो हिंदी भाषी देश था, उर्दू भाषाएं चलती थी, सभी प्रकार की भाषाएं चलती थी, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव था वो अंग्रेजों के आने के बाद बना, और इस तरह से इतना गहरा बना जब हमारी नई शिक्षा नीति लगाई थी अंग्रेजों ने 1835 के टाइम पे, जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया था। तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो भाषा छोड़ के गए। तो तभी से ही जब संविधान बना था उस समय भी ये चर्चा चली थी, ये बहस चली थी कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि दक्षिणी भारत में अंग्रेजी भाषी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, उनकी क्षेत्रीय भाषा, और उन्हें अंग्रेजी भाषा आती थी। तो इसके चलते ऐसे कई और भी कारण थे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कन्फ्यूजन काफ़ी बैठा हुआ था, काफ़ी संदेह बैठा हुआ था, काफ़ी असमंजस्य था। तो इसको लेकर हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में सावधानी भरा व्यवहार किया। देखिए हमारा देश तो एक हिंदू भाषी देश है, हिंदी भाषी देश है, हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जो भली भांति प्रकार से हिंदी जानते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी भाषा का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक तौर पर तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, अपनी जो राज्य स्तर की जो भाषा है, वो अपने जो कल्चर की जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर पूरे देश में अगर हम हिंदी लगा लेते हैं, हिंदी का शासन लगा लेते हैं, हर जगह पे हिंदी चलेगी ऐसा अगर सरकार कंपलसरी कर देती है, तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है, जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना आता है, प्रॉपर हिंदी यूज़ नहीं करने आती है, उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो इस स्थिति में देश की एकता पर प्रभाव पड़ सकता है। देश के उन लोगों को जिनको हिंदी का उपयोग सही से नहीं आता है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि हमें एक तरह से एक तरफा कर दिया गया है,
या हो सकता है किसी को अपनी भाषा, उस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं जिसे अंग्रेजी भाषा उचित लगती हो। तो ऐसे कई सारे रीज़न थे। तो संविधान के अनुसार कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। तो जब संविधान बना था, संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि जब तक हम हमारा देश बना रहे हैं, एक नए ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था का अमल करने तक हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन 1965 में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर देंगे और हमारी जो देश की भाषा है उस भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। पर अनेक गैर हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए। देखिए, ये जो राज्य थे जिन्होंने गैर हिंदी भाषी थे और जिन्होंने मांग की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहे, ये राज्य थे दक्षिणी भारत के राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। वहाँ के लोगों में क्या था कि उनकी क्षेत्रीय भाषा जो तमिल, केरल जो रीजनल लैंग्वेज है, राज्य स्तर पर चलती है, राज्य भाषाएं हैं, उनका प्रयोग अधिक था और साथ में वो अंग्रेजी भाषा जानते थे, बट लेकिन वो हिंदी भाषा नहीं जानते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना है, हमें अधिकार है अंग्रेजी का प्रयोग करने का, तो हमें इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है। तो लोगों ने, राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी भाषा को भी बनाए रखें, हिंदी भाषा को कंपलसरी ना करें। और इस चक्कर में क्या हुआ कि कई राज्यों पर प्रोटेस्ट भी हुए, विरोध भी चले। लोगों ने मांग की कि नहीं, हमें हिंदी भी, अंग्रेजी भाषा भी चाहिए। तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया। उग्र रूप का मतलब वहाँ पर हिंसा हुई, काफ़ी तरह से लोग भड़क गए, लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन किए गए, तो काफ़ी सारा गर्म माहौल बन गया। तो उस माहौल के चलते क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। तो क्या किया यहाँ पर केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम हिंदी भाषा को कंपलसरी करते हैं, अगर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को हम बोल सकते हैं निषेध करते हैं, अगर हम लोगों को कहते हैं कि आप हिंदी का ही प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं जब देश के लोगों का विरोध सामने आएगा, तो देश तो अभी आज़ाद हुआ है, जहाँ हमें देश को जोड़ना है वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि लोग इस देश से अलग होने की बात करें या देश के लोगों में एकता का भाव खत्म हो जाए। क्योंकि एक देश का जो विकास होता है वो उस देश के लोगों की एकता की भावना से ही बनता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया कि लोग बट रहे थे, ऐसा लग रहा था, लोगों के बीच में भावनाएं खत्म हो रही थी भाषा के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एकता ज़्यादा मायने रखती है, भाषा मायने इतनी नहीं रखती। भाषा मोड ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो, अगर आपके भाव पहुंच रहे हैं तो काफ़ी है। ये सोचकर क्या किया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होते हैं, राजकीय काम जो होते हैं, उसमें प्रयोग की अनुमति दी गई। और इसके साथ ही सभी लोगों को संतुष्ट किया गया कि आपकी जो भाषा है वो भी आप बोलिए, आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी बोलिए, हिंदी आती है तो हिंदी का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब राजभाषा के रूप में आप देखते होंगे कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कोई भी नहीं है। हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ये भी आप जानते हैं, और राज्य सरकार भी अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी भाषा का एक दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन हिंदी का दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के दिन बढ़ावा दिया जाता है इस चीज़ को, हिंदी का प्रयोग, हिंदी हमारी शान, हिंदी हमारा गौरव, ये सारी बातें की जाती हैं, सरकार के द्वारा भी की जाती हैं, सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या सरकार का हिंदी भाषा को बढ़ावा देना सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। देखिए, ये सही है या गलत, ये एक अलग बात होती है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। तो क्या ये नीति सही है या गलत है? इससे पहले हमें समझ लेते हैं कि राजभाषा के रूप में जो केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है वो नीति बनाती है कि हिंदी को बढ़ावा देती है। तो हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? यहाँ पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी थोप सकती है जहाँ लोग कई और भाषाएं बोलते हैं। इट डजंट मीन दैट कि आप किसी भी भाषा को थोपेंगे कि नहीं, आपको हिंदी ही बोलनी है, आपको नहीं आती है तो आपको सीखनी होगी। अगर आपको नहीं सीख सकते हो तो अगर नहीं सीख सकते हो तो आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा, आपको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी बोलिए, अगर आपको कोई और भाषा आती है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन सरकार बस ये चाहती है कि लोग हिंदी के प्रति जागरूक हो, हिंदी का सम्मान करें, क्योंकि हिंदी हमारी एक अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। हिंदी हिंदुस्तान हमारे देश का भी नाम है, हमारी संस्कृति में हिंदी है। तो इस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा देने का काम सरकार का एक सांस्कृतिक रूप से हम कह सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि आपको हिंदी बोलनी ही होगी, आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो आपको महत्व नहीं दिया जाएगा, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार सिर्फ प्रमोट करती है कि नहीं, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट हिंदी, यू शुड ऑल्सो स्पीक हिंदी, यू शुड ऑल्सो प्राउड ऑन योर ओन बोल सकते हैं नेशनल लैंग्वेज हिंदी। इट्स क्लियर।
यहाँ तक क्लियर है। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब हम यहाँ देखेंगे कि श्रीलंका में जो स्थिति बनी थी, श्रीलंका में क्या स्थिति बनी कि सिंहली भाषा को बढ़ावा दिया गया और वहाँ पे जो तमिल लोग थे उनका इग्नोर किया गया, तो उससे क्या हुआ, श्रीलंका टूट गया, गृहयुद्ध की स्थिति बनी। तो ये स्थिति हमारे भारत में भी बन सकती थी अगर हमारे देश के जो नेता हैं, जो केंद्र सरकार है, वो सही निर्णय नहीं लेती और सिर्फ हिंदी को ही बनाए रखती, अंग्रेजी भाषा को हटा देती, लोगों के विरोध को ध्यान नहीं रखती, तो दक्षिण भारत में जो विरोध है वो हो सकता है पूरे देश में फैलता और कई तरह की बुरी स्थितियाँ बन सकती थी। लेकिन हमारे देश के जो राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने एक सही कदम उठाया, अंग्रेजी को भी बोल सकते हैं मान्यता दे दी और इससे श्रीलंका जैसी स्थिति से पहुँचने से हम बच गए। क्लियर यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा तो देती है बट इस भाषा को, हिंदी भाषा को थोपती नहीं है। दे से दैट यू शुड नो हिंदी, ऐसा नहीं कहती है कि यू ओनली नो हिंदी। दैट्स यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध। जब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो भाषाई राज्य, भाषा की नीति, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और तीसरा है केंद्र और राज्य के संबंध। जैसा कि हमने पढ़ा कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। अब ये देखेंगे कि बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन बंटवारे के बाद अब देखते हैं कि जब शक्तियों का बंटवारा होता है या किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो कम ज़्यादा के चक्कर में कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी कभी विवाद की स्थिति बन जाती है। तो उस विवाद की स्थिति में हो सकता है मन मुटाव बैठे, एकता नहीं रहे किसी तरह की। तो ये भी देखना जरूरी है कि केंद्र और राज्य संबंध किस प्रकार के होने चाहिए कि संघीय व्यवस्था अच्छे से चल सके, अच्छे से रन करे। तो केंद्र राज्य संबंध राष्ट्र की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। देखिए, अगर केंद्र हमेशा ही पावर में रहता है, राज्य को किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं देता है, भले आपके संविधान में लिखा है, लेकिन केंद्र दे नहीं रहा है, व्यावहारिक रूप से नहीं दे रहा है, तो वो संघीय व्यवस्था नहीं कहलाएगी। तो ये मैटर करता है कि स्टेट कैसा है और सेंट्रल कैसा है, दोनों के बीच में संबंध किस तरह से चल रहे हैं। क्या केंद्र राज्य को अपने काम करने दे रहा है, क्या राज्य अपना काम, अपनी शक्ति का उपयोग सही से कर पा रहा है, ये चीज़ें भी देखनी आवश्यक होती हैं। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि शासक दल का मतलब जो सेंट्रल लेवल पे बैठा हुआ है, जो केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, और जो नेता वगैरह का मतलब होता है जो राज्य में जो सरकारें हैं, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अभी हाल ही में इलेक्शन हुए तो कर्नाटक में तेलंगाना, कर्नाटक, उस जो दक्षिण भारत है वहाँ पर कांग्रेस सरकार है। तो किसी राज्य में अगर कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में, दोनों की सरकारों में क्या मेल बैठ रहा है, क्या हर काम सही रूप से कर पा रहे हैं, क्या कांग्रेस को कोई किसी चीज़ की स्थिति, किसी कांग्रेस सरकार को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या बीजेपी उसको अलाउ कर रही है, क्या वो प्रदान कर रही है, क्या संसाधन मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो सामंजस्य बैठता है, जो चीज़ों को देखा जाता है कि हाँ, भले पार्टियाँ अलग हों, भले हमारी सरकारें अलग है, लेकिन हमारे सबका उद्देश्य क्या है, देश का विकास करना। विवाद चलते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन देश का विकास नहीं रुकना चाहिए, यही सबका मोटिव होना चाहिए। तो यही मोटिव यहाँ पर भी है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा, एक तो लोकतंत्र बना रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, और प्लस हमारे देश का विकास भी होता रहेगा। तो ये ज़रूरी है संघवाद में कि केंद्र और राज्यों के संबंध क्या है। भले राजनीतिक रूप से थोड़े तो बिगड़े हुए रहते हैं, ये सबको पता है, लेकिन विकास के संबंध में अगर बात की जाए तो वो संबंध अच्छे रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इसके रिलेटेड जो हमारे देश में स्थिति रही है आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद की, उसकी हम एक ऊपर से हम उसकी स्थिति देखेंगे कि किस तरह से क्या ये बात अमल हो पाई है हमारे देश में या नहीं, क्या वर्तमान में स्थिति है या नहीं, इसको हम देखेंगे। कैसे देखेंगे कि 1990 से पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में देखेंगे, और उसका कंपैरिजन करेंगे हम 1990 के बाद की स्थिति, 1990 की बाद की स्थिति से हम इसका क्या कर सकते हैं, अंतर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। चलो देखते हैं 1990 से पहले क्या था। ध्यान रखिएगा, 1990 जब हमारी सरकार बनी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, वो एक छत्र राज किया उसने काफ़ी टाइम तक क्षेत्रीय दलों को ऊपर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात थी, देश आज़ाद हुआ था, लोगों को समझने में समय लग रहा था, देश की व्यवस्था को जानने में लोगों में जागरूकता नहीं थी, इंटरनेट नहीं था उस टाइम पर, और देश विकास के पथ पर था, तो पैसों की ज़रूरत थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी सारे रीज़न थे, इस वजह से लोगों पर जागरूकता नहीं पहुँच पाई। तो 1990 से पहले क्या स्थिति थी, एक ही पार्टी का केंद्र और राज्य दोनों पर शासन था। इसके दो रीज़न थे। पहले ये कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज पार्टीज नहीं थी।
एक ही पार्टी चलती थी, अगर कोई दूसरी पार्टी उभर कर आती भी थी तो उसे इतना सपोर्ट नहीं मिलता था जितना कांग्रेस पार्टी को मिलता था। कौन सी पार्टी थी आप जानते हैं? कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ही जीतती आ रही थी, अलग अलग तरह की सरकारें उसी की बन रही थी। तो इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। कब तक? 1990 से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 1990 से पहले ना तो केंद्र स्तर पर कोई ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके, और ना ही किसी राज्य में इस स्तर की पार्टी थी जो राज्य में भी किसी चुनाव में कांग्रेस को द्वंद्व दे सके। एक अच्छा खासा बोल सकते हैं ना प्रतिद्वंदी नहीं था उनके पास में। तो इस तरह क्या हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य में कोई दूसरी सरकार है और वो अपनी शक्ति का सफल रूप से प्रयोग कर रही है और केंद्र सरकार भी उसका सहयोग कर रही है, कि सरकारें भले अलग अलग हैं लेकिन जो संविधान में शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों का अच्छे से उपयोग करने का आज़ादी मिल रही है, उपयोग करने का हक मिल रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पर एक ही पार्टी काम कर रही थी, तो ये चीज़ व्यवहारिक रूप से हमें देखने को नहीं मिली। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। केंद्र सरकार में ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं जो ऐसा टक्कर दे सके, ऐसा मुकाबला कर सके। लेकिन साथ ही अगर राज्य में भी कोई दूसरी पार्टी सरकार बना देती थी तो केंद्र सरकार जो थी उसका कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का, संवैधानिक जो अधिकार मिले थे उनका दुरुपयोग करके उस पार्टी को सरकार से हटा देती थी, उनकी सरकार भंग कर देती थी। मतलब कि यह जाहिर सी बात थी, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं दुरुपयोग, लोकतंत्र का नाश हो रहा था और संघीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं इधर उधर हिलाया जा रहा था। संघीय व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, जो कि जाहिर सी बात है गलत था। अब हम देखते हैं कि 1990 के बाद की स्थिति क्या थी। देखिए 1990 के बाद में सिचुएशन चेंज हुई, इसके मैं रीज़न बताता हूँ। 1990 के बाद की सिचुएशन चेंज होने की रीज़न ये थे कि पहला तो लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी, लोगों को समझ आने लग गया किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से चुनाव होते हैं। प्लस इंटरनेट की सुविधाएं आने लग गई, जनसंचार के माध्यम, इंटरनेट तो बाद में आया लेकिन जनसंचार के माध्यम आने लग गए, लोगों में लिटरेसी बढ़ गई, साक्षरता बढ़ गई, लोग पढ़े लिखे हो गए। तो लोगों को जैसे जैसे समझ में आने लग गया, स्थिति बदलने लग गई। कैसे? इस अवधि में देश में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और इसी के साथ हमारी जो बीजेपी पार्टी है, जो हमारी अभी केंद्र सरकार में है, हमारी जो केंद्र सरकार में बीजेपी है, उसका भी उदय हुआ। तो ये क्या कैसे संभव हुआ? लोगों में जागरूकता आई। जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि व्यवस्था कैसे चलती है, लोग कैसे अब हाथ उठाकर ये बता सकते कि हमें भी चुनाव लड़ना है, हमें भी अपने अधिकार का उपयोग करना है, तो ये नहीं था। पर जैसे लोगों में आया कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी ले सकते हैं वहाँ, तो अनेक लोगों, जो लोग सक्षम थे लोगों को जुटाने में, लोगों का सपोर्ट लेने में, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने दल बनाए, क्षेत्रीय दल बनाए, क्षेत्रों में लोगों का सपोर्ट लिया। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी पहले क्षेत्रीय दल थी, फिर वो बड़े रूप में सामने आई। अकाली दल आपने सुना होगा। बिहार की तरफ हम जाते हैं तो जेडीयू, आरजेडी, ये सारी पार्टियां जो राज्य स्तर पर काम करती हैं। यूपी में हम देखते हैं समाजवादी पार्टी, तो पश्चिम बंगाल में देखते हैं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या बीजेपी, कांग्रेस, ये दो पार्टियां मुख्य मानी जाती हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल पर जो पार्टियां होती हैं जो अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ती हैं, उनका उदय हुआ और उनके उदय से एक बहुत ही बड़ी चीज़ घटित हुई हमारे लोकतंत्र में। मैं आगे आपको समझाता हूँ। यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत थी। अब गठबंधन की सरकार क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे देश में, मान लीजिए 200 टोटल सीटें होती हैं और मेजोरिटी के लिए, हाँ, हमको अगर सरकार बनानी है तो हमें चाहिए 201 सीटें। क्लियर? अब 201 सीटें चाहिए। अब अलग अलग पार्टीज़ को सीट्स मिली, लेकिन किसी भी पार्टी को 201 सीट की मेजोरिटी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को नहीं मिली। मान लीजिए फॉर सपोज एक पार्टी को मिली 98 सीटें, ठीक है, एक पार्टी को मिली 98 सीटें, यहाँ पे 101 का मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 101। तो 98 का मेजोरिटी मिली। अब किसी एक पार्टी को मिला 95, ठीक है, कितना हुआ 98 और 95, यहाँ पर 7 सीटें रह गई। अब 7 सीटें मिली अन्य दलों को, मतलब कि क्षेत्रीय दलों को 7 सीटें मिल गई। तो ये पार्टी और ये पार्टी, वो दोनों कोलैबोरेशन करेगी इसके साथ में। मतलब
वो ये पार्टी भी इसे बुलाएगी, 7 सीटों वाली जो अन्य दल हैं या क्षेत्रीय दल है उसे बोलेंगे कि आप हमारे में मिल जाइए। 95 जो जिसके पास सीटें हैं वो भी बोलेंगे कि आप हमें मिल जाइए ताकि हम मिलकर सरकार बनाएंगे। तो ये जो पार्टी है, जो अन्य दल हैं जिन्हें 7 सीटें जीती हैं, वो ये सोचें कि अपना फ़ायदा देखेंगे कि हम किस पार्टी में जाएंगे, हमें किस पार्टी में फ़ायदा मिलेगा, ओहदा मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, वो इस पार्टी में मर्ज हो जाएंगी। क्योंकि जो पार्टी मर्ज होती है, जो पार्टी मिलती है, गठबंधन बनाती है, सहयोग देती है, सपोर्ट देती है, वो भी अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं देखती है। तो इस तरह से हुआ क्या, देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होगा कि अब सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का दबदबा चला कि भाई आप हमारी बातें मानेंगे, आप हमारी शर्तें मानेंगे, आप थोड़ी हमारी भी सुनेंगे, तब तो हम आपकी पार्टी में मिलेंगे, आपको सहयोग देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, पहला तो जो क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ थी वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लग गई, और इसके साथ में क्या हुआ कि लोकतंत्र भी मजबूत हुआ कि एक छत्र एक पार्टी राज नहीं कर रही है। अब अलग अलग क्षेत्रीय दल आ रहे हैं और वो निर्णय कर रहे हैं कि हम की सरकार किसकी होगी, हम जिसको सपोर्ट करेंगे उनकी सरकार होगी। तो चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन बनाकर क्षेत्रीय दलों समेत सरकार बनानी पड़ी। और इसी के साथ क्या हुआ, लोकतंत्र का उदय हुआ। क्षेत्रीय पार्टियां आई, उन्हें भी लगा कि हमें भी अपने अधिकार मिल रहे हैं। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उनको भी सम्मान मिला, उनको भी महत्व मिला, क्योंकि वो गेम चेंजर होते थे। अब देखिए आप 95, 98, 7 जो जिसके साथ जाएगा वो गेम चेंज करेगा, अगले 5 साल तक राज करेगा। तो उसको उतना ही महत्व दिया जाता है जितना एक राष्ट्रीय पार्टी को, बिकॉज वो जहाँ जाएगा वो सरकार बनाएगा। तो ये एक लोकतंत्र की असली शुरुआत होती है जो कि 1990 के बाद होती है। लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने चुनाव के प्रति सजगता आई, तो इस तरह से लोकतंत्र आगे चला और एक सच्चे रूप में, एक सही ढंग से संघीय व्यवस्था चलने लगी। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा, हमने कंप्लीट कर लिया है कि संघीय व्यवस्था के जो अलग 3 पॉइंट थे, भाषा नीति, भाषाई राज्य और केंद्र राज्य के संबंध थे, ये मेन 3 पॉइंट्स है जिसके तहत हम देखते हैं कि एक संघीय व्यवस्था अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।